हेलो क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हम लोग एक प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नाम है पांडुवंश। ठीक है, आज हम लोग छत्तीसगढ़ में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पांडुवंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा जो शिलालेख अभिलेख जारी किए गए, ताम्रपत्र जारी किए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। साथ में ठीक है, इनका आप समय देखेंगे तो ये 6वीं से 7वीं शताब्दी, है ना। लगभग 100 साल का क्या है शासन का समय इनका रहता है। ठीक है, तो इस बीच में इनके जितने भी शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सरबपुरी वंश के बारे में, है ना। सरबपुरी वंश का जो इसका पिछला वाला क्लास था वो पार्ट था सेकेंड। उसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा क्या कि सरबपुरी वंश का अंतिम शासक नाम है सुदेवराज, है ना। उसको क्या करता है जो इंद्रबल है पांडुवंशी शासक, है ना। ये जो पांडुवंश का क्या होता है, इसका जो शासक नाम है इंद्रबल। ये जो है सरबपुरी वंश के जो अंतिम शासक है नाम है सुदेवराज। उसकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। और उनके हत्या के साथ ही, है ना, क्योंकि वो सरबपुरी वंश के क्या होते हैं अंतिम शासक होते हैं, उनके हत्या के साथ ही कोई और शासक बचता नहीं आगे शासन करने के लिए। तो यहाँ पे एक नया, है ना, इंद्रबल के द्वारा क्या है उनको हत्या कर उनको मारकर एक नया, ठीक है, वंश, है ना, के रूप में जो क्या करता है शासन करना चालू कर देता है। तो उस वंश को ही क्या नाम रखा गया, पांडुवंश रखा गया। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप पिछला वाला वीडियो देखिए सरबपुरी वंश, वहाँ क्या क्या हुआ, किन बातों को हम लोगों ने पढ़ा, उसको ध्यान दीजिएगा कि वो उसके जो अंतिम शासक की हत्या कर, है ना। पांडुवंश इंद्रबल जो है पांडुवंशी शासक थे, है ना। पांडुवंश की क्या रखी नहीं रखी। ठीक, चलिए इतनी बातें हो गई। अब हम लोग चालू करेंगे पांडुवंश के बारे में। ठीक है, तो पांडुवंश के बारे में 2-3 चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि पांडुवंश जो स्थानीय राजवंश आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि पांडुवंश, है ना, आपको मैकल में जो पांडु और सोमवंश दोनों एक ही राजवंश है। ठीक है, आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाना। पांडु और सोमवंश जो है एक ही राजवंश है ना। पांडुवंश या सोमवंश दोनों क्या है तो एक ही राजवंश है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों का मतलब मैकल क्षेत्र में जो पांडुवंश शासन कर रहे थे वो सोमवंश के नाम से जाने जाते थे। कांकेर में जो पांडुवंश शासन कर रहे थे वो क्या सोमवंश के नाम से जाने जा रहे थे, है ना। उसी प्रकार उड़ीसा में सोमवंश जो है पांडुवंशी थे, है ना, सोमवंश के नाम से शासन करते थे। तो छत्तीसगढ़ में जो, है ना, दक्षिण कौशल के क्षेत्र है वहाँ ये क्या कहला है, पांडुवंश कहला है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक ही चीज़ जो ज़्यादा जरूरी है ना। अभी आपके पास पर्याप्त समय तो है नहीं फिलहाल, है ना। आगे मैंने 11 तारीख को एग्जाम है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए राजीव। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिरपुर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सिरपुर के बारे में पढ़ेंगे, जो सिरपुर में जो पांडुवंश शासन कर रहे थे, है ना। सिरपुर उनकी राजधानी थी, उसी के बारे में। ठीक है, आज के एक पहला वीडियो है ना, इसके साथ तो दूसरा वीडियो आएगा। कोशिश करेंगे कि पांडुवंश पूरी तरीके से क्या हो जाए, समाप्त खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, परीक्षा को देखते हुए, है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, जो संभावित पूछे गए हैं उसको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, और उसी के आधार पर हम लोग क्या है यहाँ पे क्लास लाए हैं, और कल इसका कोशिश करेंगे कि वो अंतिम वीडियो है ना पांडुवंश का। ठीक, जब पांडुवंश खत्म होने के बाद हम लोग कलिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पांडुवंश खत्म होने के बाद कलिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग किसके बारे में पढ़ें, कलचुरी के बारे में, मराठा के बारे में, और अंग्रेजों के शासन से संबंधित चीज़ें। चलिए ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं, है ना, पांडुवंश को। जितनी बातें मैंने आपको बताया उतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक, अब पांडुवंश को तो क्या करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए पांडुवंश के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना। ये जो है पूरे पांडुवंश का आपको क्या कर सकते हैं, इसको सार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पांडुवंश के शासकों के बारे में, है ना, और उसके बाद फिर पढ़ना चालू करेंगे कि शासन व्यवस्था किस प्रकार है। चलिए देखिए पांडुवंश, सबसे पहले आपको समय याद रखना है कि पांडुवंश जब शासन कर रहे थे वो समय कौन सा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6वीं से 7वीं शताब्दी, लगभग 100 सालों तक क्या किया पांडुवंश ने, क्या किया, छत्तीसगढ़ में शासन किया। ठीक है, और राजधानी कौन सी थी इनकी, तो नाम है आपको याद रखना है सिरपुर। ठीक है, तो पांडुवंश का जो समय था वो था 6वीं से 7वीं शताब्दी, लगभग 100 सालों का समय। और इनकी राजधानी थी, नाम है सिरपुर। इंपॉर्टेंट है याद रखना, पांडुवंश की राजधानी कौन सी थी, तो नाम आपको याद रखना है सिरपुर, है ना। और सिरपुर को ही जिस समय 6वीं 7वीं शताब्दी के समय सिरपुर को ही चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6वीं 7वीं शताब्दी में जब पांडुवंश क्या कर रहे थे, यहाँ शासन कर रहे थे, तो जो सिरपुर है उसी को चित्रांगदपुर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि पांडुवंश की राजधानी सिरपुर थी, है ना। और सिरपुर को जो है 6वीं 7वीं शताब्दी में
चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिरपुर का ही नाम क्या था तो चित्रांगदपुर। अब देखिए पांडुवंश, अब इसके सामंत राजवंश के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, कि पांडुवंश के जिस समय शासन चल रहा था ना, पांडुवंश जिस समय था उस समय किसी अन्य राजवंश के बारे में बताना है जो उसके साथ साथ चल रहा है सामंत है ना, उसके साथ ही लोग भी क्या कर रहे हैं, अलग क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। तो पांडुवंश का सामंत है ना, ये थे कौन, तो सरबपुरी वंश, याद रखना। ठीक है, पांडुवंश के सामंत कौन से थे, तो वो थे सरबपुरी वंश, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए पांडुवंश ने उपाधि क्या की थी, तो परम भागवत की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांडुवंश में क्या आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने परम भागवत की क्या है उपाधि ली थी। साथ में कुछ विरुद्ध है ना उपाधि के बारे में भी आपको पता चलेगा, जहाँ वैष्णव धर्म और शंकर है ना, भगवान शंकर से संबंधित चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक दो शासकों के साथ, है ना, जो वैष्णव धर्म को भागवत धर्म को है ना ऐसा क्या करते थे मानने वाले भी दिखेंगे, है ना, शिव भगवान को और वैष्णव भगवान को। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पांडुवंश का जो ताम्रपत्र जारी हुए कहाँ से हुआ, तो सिरपुर से। ठीक है, पांडुवंश का जो ताम्रपत्र जारी हुआ तो कहाँ से हुआ, सिरपुर से। और सिरपुर को ही पांडुवंश क्षत्रिय साधु सदस्य समय क्या समझ क्या किस नाम से जाना जाता था, तो चित्रांगदपुर के नाम से। अब देखिए इनकी जो लिपि, ताम्रपत्र की जो लिपि थी वो क्या थी, तो किलाक्षर लिपि। ठीक है, पांडुवंश की जो ताम्रपत्र जारी किया गया था उसकी लिपि क्या थी, तो आपको बताना है किलाक्षर लिपि। ठीक है, लिपि का नाम क्या है, तो किलाक्षर लिपि। ठीक है, और पांडुवंश जो मैकल क्षेत्र के नामकरण के कारण है ना, मैकल पांडुवंश जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखिए है ना, पांडुवंश जैसे मैकल क्षेत्र के नामकरण है ना, मैकल क्षेत्र में होने के कारण उससे। ठीक है, जो मैकल क्षेत्र था यहाँ पर कोई पांडुवंश जो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वो पांडुवंश के नाम से कह रहा है ना। मतलब मैकल क्षेत्र में है ना, मैकल क्षेत्र मतलब कवर्धा वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो क्या करते थे शासन करने वाले संबंधित है ना, इस वंश से संबंधित जो थे वो क्या कह रहा है, तो पांडुवंश कह रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि पांडुवंश और क्या बोलते हैं आपका सोमवंश दोनों एक ही है। और यही वंश जब वो दक्षिण कौशल में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो ये सोमवंश कहता है। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि यही वंश जब है ना मैकल क्षेत्र में शासन कर रहे थे तो क्या कहलाए, पांडुवंश के नाम से जाने गए। और जब यही राजवंश जब दक्षिण कौशल में क्या कर रहे थे, तो शासन कर रहे थे, तो क्या कहलाए, सोमवंश के नाम से जाने गए। ठीक है, अब जैसे मैकल का क्या हुआ यहाँ पे देखा आपको, मैकल क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे पांडुवंश और दक्षिण कौशल में जो शासन कर रहे थे उसको क्या गया, सोमवंश। ठीक, अब आपको पांडुवंश में एक नाम याद रखना है, उद्यन। ठीक है, उद्यन जो है पांडुवंश के आदि पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, उद्यन ये संबंधित किससे है, तो पांडुवंशी शासक है। ठीक है, उद्यन को पांडुवंश में क्या तो आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और ये इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कालंजर शिलालेख से। ठीक है, पांडुवंश में आपको एक नाम याद रखना है, नाम क्या है, उद्यन। ठीक है, उद्यन को जो है पांडुवंश का क्या कहा जाता था, आदि पुरुष कहा जाता था। ठीक है, उद्यन जो है पांडुवंश से क्या कहलाते थे, तो आदि पुरुष कहलाते थे। और उद्यन को आदि पुरुष कहा जाता था पांडुवंश का। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जानकारी मिलती है हमें कालंजर शिलालेख से। ठीक है, उद्यन का आदि पुरुष कहलाने की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कालंजर शिलालेख से। ठीक, अब देखिए वास्तविक संस्थापक। ठीक है, पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इंद्रवल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जैसे ही वीडियो चालू हुआ था हम लोगों ने बात किया था है ना, सरबपुरी शासक अंतिम शासक नाम क्या है, सुदेव राय। उसकी हत्या करते हैं कौन, तो पांडुवंशी शासक इंद्रवल। ठीक है, इंद्रवल उसकी हत्या कर क्या है, पांडुवंश की नींव रखते हैं। ठीक है, तो पांडुवंश का जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम क्या है, तो इंद्रवल। और साथ में छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो इंद्रवल। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक, इंद्रवल जो है वास्तविक संस्थापक है पांडुवंश के, ये चीजें याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में ठीक है जो पांडुवंश का संस्थापक है, पांडुवंश की स्थापना करने वाले कौन है, तो दोनों ही नामों क्या याद रखना है, इंद्रवल। ठीक, अब पांडुवंश में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके शासकों के बारे में। तो इसमें दो शासकों का नाम आपको याद रखना है जो प्रतापी राजा कह रहे हैं। एक है महाशिव तिवरदेव और दूसरा है महाशिव बालाजी। ठीक है, तो पांडुवंश में हम लोग इनके शासकों में दो प्रतापी राजा के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है महाशिव तिवरदेव, है ना। एक का नाम क्या है, महाशिव तिवरदेव, और दूसरे का नाम क्या है, तो महाशिव बालाजी। दूसरे का नाम क्या है, तो महाशिव बालाजी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देख पा रहे होंगे, ये महाशिव और महाशिव ये क्या है, एक्चुअल में इनकी उपाधि है। ठीक है,
क्या है जो शिव, महाशिव, और महाशिव से आपको क्या समझ में आता है कि वो जो है उनके द्वारा जो उपाधि ग्रहण की गई है वो है सा है। शिव जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये क्या है, शिव धर्म की उपासना करने वाले होते हैं, शिव धर्म के अनुयायी होते हैं, शिव धर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये उपाधि से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप चलिए देखते हैं। अब दो प्रतापी राजा, नाम क्या, महाशिव तिवरदेव और महाशिव बालाजी। तो इनको प्रतापी राजा क्यों कहा जाता है, इस वंश का, पांडु वंश का, ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहलाता है महाशिव बालार्जुन के शासन का समय। ठीक है, महाशिव बालार्जुन का जो शासन काल था वो छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है, तो स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, महाशिव बालार्जुन का जो शासन काल था ये छत्तीसगढ़ का पांडुवंश में क्या कहलाता है, तो स्वर्णकाल कहलाता है। उसी प्रकार महाशिव तिवरदेव का जो शासनकाल का समय है छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहलाता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल जो है महाशिव बालार्जुन का समय है। ठीक है, पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन जो जिस समय शासन कर रहे थे वो समय जो है छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहलाता है। साथ ही पांडुवंशी शासक महाशिव तिवरदेव जिस समय है ना शासन कर रहे थे उस समय का जो शासन काल का जो समय था वो छत्तीसगढ़ का क्या, तो उत्कर्ष काल कहलाता था। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल और छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल दोनों का संबंध जो है पांडुवंशी शासक महाशिव तिवरदेव और महाशिव बालार्जुन से। ठीक है, चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल एक आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो पांडुवंश की जो स्थानीय राजवंश है इसके द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का जो निर्माण काल देखने को मिलेगा ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पांडुवंश। ठीक है, पांडुवंश के बारे में याद रखने की स्थानीय राजवंश है। ये बातें हुई किसके बारे में, तो पांडुवंश के बारे में है ना। एक थोड़ी सी क्या हम लोगों ने क्या कि रिव्यू किया प्रॉपर है ना, विस्तृत रूप से देखिएगा वहाँ पे कि पांडुवंश के बारे में जो एक लेखा जोखा है ना, जिसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी यहाँ पर छोटे फॉर्म में दे देंगे। चलिए अब पांडुवंश के एक शासक का नाम याद रखना, नाम क्या है, उदयन। याद रखें पांडुवंश के आदि पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें कलिंगा शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो देखिए नाम आपको क्या याद रखना है, उदयन। उदयन को जो है पांडुवंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कालिंगा शिलालेख से। ठीक है, उदयन को पांडुवंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। और पांडुवंश का संस्थापक उदयन, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कालिंगा अभिलेख से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे मैंने क्या बताया कि पांडुवंश को वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इंद्रवल। और छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के संस्थापक की स्थापना करने वाले कौन है, तो इंद्रवल। ठीक है, तो आप इसे प्रश्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर वास्तविक संस्थापक और छत्तीसगढ़ में संस्थापक के बारे में पूछे तो वहाँ पे पांडुवंश के इंद्रवल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इंद्रवल नहीं है तो डेफिनेटली एक नाम हो गया होगा कौन सा, उदयन। ठीक है, तो पांडुवंश के संस्थापक उदयन है ऐसा माना जाता है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कालिंगा अभिलेख से। ठीक, बस उदयन के बारे में बस इतनी बातें याद रखनी है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंद्रवल के बारे में। ठीक, सबसे पहले तो याद रखना है ये जो है इंद्रवल जो है पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक है। और छत्तीसगढ़ में है ना पांडुवंश की स्थापना करने वाला भी कौन है, तो इंद्रवल है। ठीक है, इंद्रवल जो है छत्तीसगढ़ में है ना, इंद्रवल जो है छत्तीसगढ़ में पांडुवंश का स्थापना करने वाले संस्थापक कहलाते हैं। साथ ही वास्तविक संस्थापक पांडुवंश के हैं इंद्रवल। इंद्रवल को अन्य नाम भरत बल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंद्रवल का अन्य या दूसरा कोई नाम है तो उस नाम है ना, इंद्रवल को अन्य नाम भरत बल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको एक चीज याद रखना है कि इंद्रबल और भरत बल दोनों एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम है। ठीक है, इंद्रबल और भरत बल दोनों एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इंद्रबल को भरत बल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनकी पत्नी आजकल पेपर में ऐसे देखने को मिलता है ना कि किसी शासक है उसकी पत्नी, उसकी पुत्री, उसके बेटे से संबंधित चीज़ों को प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, उनके नाम, उनके पिता और माता से संबंधित नाम। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे देखिए हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है आजकल कि शासक की पत्नी, माता पिता, पुत्री और पुत्र के बारे में। तो देखिए इंद्रवल की पत्नी ये थी कौशल राजकुमारी, नाम है लोकप्रकाशा। ठीक है, इंद्रवल की पत्नी के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देखिए क्या है कि नाम क्या है, लोकप्रकाशा। और लोकप्रकाशा जो है कौशल राजकुमारी है ना। ठीक, इंद्रवल की पत्नी का नाम है लोकप्रकाशा है ना, कौशल राजकुमारी लोकप्रकाशा। इनके बारे में आप देखेंगे कि एक सम्राट कुल की राजकुमारी। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना, अम्रार्थ और अम्रार्य, ये चीज़ मैंने पुस्तकों में देखा हुआ है ना, किसी किसी पुस्तक में अम्रार्य को या किसी किसी पुस्तक में अम्रार्थ को लिखा हुआ है। तो ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो इंद्रवल की पत्नी का नाम है कौशल राजकुमारी लोक प्रकाश पाल। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है अमराज कुल की राजकुमारी। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ में जो पांडु वंश या सोमवंश, मैंने आपको जैसे ही वीडियो चालू हुआ है ना, प्रारंभ में ही बताया था कि पांडु वंश और सोमवंश दोनों क्या है, एक ही राजवंश है। तो छत्तीसगढ़ के पांडु वंश या सोमवंश के संस्थापक कहलाते हैं कौन, तो इंद्रवल। क्या नाम है आपको याद रखना है, तो इंद्रवल। ठीक है, अब इंद्रवल ये सामंत थे। इंद्रवल का जिस समय शासन चल रहा था उसी समय, ठीक है, उसी समय इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर, ठीक है, सरबपुरी वंशों को भी शासन चल रहा था। ठीक है, जो समय क्या था दोनों का एक ही था। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इंद्रवल के सामंत कौन से थे, तो सरबपुरी शासक सुदेवराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरबपुरी शासक सुदेवराज जो है इंद्रवल के सामंत थे, और यही जो है सरबपुरी शासक सुदेवराज सरबपुरी वंश के अंतिम शासक थे। इनकी जो हत्या इंद्रवल ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था, पांडु वंश। ठीक, अब देखिए इंद्रवल के कितने 4 पुत्र हुए, है ना। इसके 3 पुत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें उससे संबंधित है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से है ना, ऐसा है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए इंद्रवल के तीसरे पुत्र नाम है ईशान देव। ईशान देव का उल्लेख हमें मिलता है खरौद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खरौद आपको संबंधित चीज़ें याद रखना है आपको, है ना, खरौद और ईशान देव। ठीक है, खरौद की जहाँ बातें होंगी वहाँ ईशान देव के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इंद्रवल के तीसरे पुत्र का नाम याद रखना है आपको, ईशान देव। ईशान देव का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो खरौद में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, नाम है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इसके शिलालेख में ईशान देव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पांडु वंश में इंद्रवल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंद्रवल के तीसरे पुत्र हैं, नाम है ईशान देव, और ईशान देव के बारे में जानकारी हमें खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ना, उसके शिलालेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये ईशान देव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और खरौद शिलालेख है ना, इसमें लक्ष्मणेश्वर मंदिर में क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, खरौद शिलालेख में हमें इससे जानकारी मिलती है किसके बारे में, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में। ठीक है, खरौद शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में, साथ ही किसके बारे में, तो ईशान देव के बारे में। ठीक है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ईशान देव ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ईशान देव ने किया था। ठीक है, जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जो निर्माण करता है किसने किया था, तो ईशान देव ने। ठीक है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर को 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा है। ठीक है, ये जो खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है इसमें क्या परंपरा है, 1 लाख चावल के दाने इसमें चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने की परंपरा है किसमें, तो खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, इन तथ्य को, है ना, कि 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा कौन से मंदिर में, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है खरौद मंदिर, और उसको निर्माण करने वाले शासक का नाम आपको बताना है ईशान देव। ठीक है, अब इसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर में क्या करते हैं, 1 लाख चावल के दाने चढ़ाते हैं, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, लक्ष्मेश्वर मंदिर भी। क्या नाम है, लक्ष्मेश्वर मंदिर भी। ठीक है, और साथ ही एक अन्य नाम, क्योंकि 1 लाख है ना चावल के इसमें क्या किए जाते हैं, दाने चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसको लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं। क्या, तो लाखा चौर मंदिर। लाखा मतलब जो 1 लाख दाने हैं उसके बारे में बताया गया है, और चौर के मतलब जो चावल के कण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि खरौद शिलालेख में क्या देखने को मिला, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, तो क्या हुआ, वहाँ पे निर्माण हुआ है, किया किसने है, तो ईशान देव ने किया है। जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसमें क्या चीज़ की आपको परंपरा देखने को मिली, इसमें 1 लाख चावल के दाने क्या करने हैं, चढ़ाए जाने की परंपरा आपको देखने को मिली, जिसके कारण इसको क्या नाम से पुकारा गया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से। साथ ही 1 लाख चावल चढ़ाते हैं, इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, तो लाखा चौर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लाखा मतलब 1 लाख चावल के दाने, और चौर का मतलब है ना, चौर का मतलब क्या होता है, जो चावल के दाने हैं उससे संबंधित चीज़ है। ठीक, इतनी बातें आप यहाँ पे अच्छे से याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनके चौथे पुत्र नाम है भवदत्त रणकेसरी। ठीक है, इंद्रवल के चौथे पुत्र नाम है भवदत्त रणकेसरी। इनके बारे में जानकारी हमें भांडक शिलालेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक, इंद्रवल के चौथे पुत्र नाम क्या है, तो भवदत्त रणकेसरी। ठीक है, इसकी भवदत्त रणकेसरी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो भांडक शिलालेख से मिलती है। ठीक है, देखिए इंद्रवल दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना की थी। इंद्रवल के बारे में चीज याद रखना है आपको कि दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना किसने की थी, तो इंद्रवल ने।
ठीक है। दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना किसने तो इंद्रबल ने, ठीक है। और खरोद नगर को बसाया किसने था तो इंद्रबल ने, इंपॉर्टेंट है ना। खरोद नगर को बसाया किसने था तो इंद्रबल ने, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेकिन खरोद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था तो ईशान देव ने किया था, ठीक है। जो खरोद नगर है उसको बसाया किसने तो इंद्रबल ने। और खरोद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ना, लक्ष्मेश्वर मंदिर या लाखाचौर मंदिर है, इसको निर्माण किसने करवाया था तो ईशान देव ने। इसके तीसरे पुत्र ईशान देव ने, ठीक। और देखिए इसके प्रथम पुत्र है ना, इंद्रबल के प्रथम पुत्र का नाम है नंदराज प्रथम, ठीक, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इंद्रबल के बारे में है ना, ये सारी पूरी बातें हैं, इसको आप क्या करें अच्छे से पढ़ें, ठीक। अब चलिए हम लोग इसके पहले पुत्र जिसका नाम है नंदराज प्रथम, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए नंदराज प्रथम ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, है ना, कि देखिए छत्तीसगढ़ स्वर्णकाल क्या है, महाशिव बालार्जुन के समय का था। और छत्तीसगढ़ का उत्तर काल है ना, उत्तर काल ये महाशिव तिवर देव का समय। यहाँ जो बालार्जुन और तिवर देव ये क्या था, पांडुवंशी शासक है, लेकिन इन्होंने महाशिव और महाशिव अपने नाम क्या के लगा रखा है, ये इसकी क्या है उपाधि है। और साथ में शिव नाम से आपको इस चीज़ के बारे में संकेत मिलता है, जानकारी मिलती है कि शिव भगवान को क्या करने वाले थे, उपासना करने वाले थे, उनका क्या करते थे, उपासना करते थे, उनके अनुयायी थे, उनको मानने वाले। तो यहाँ पे क्या है, शैव धर्म के अनुयायी कौन थे, नंदराज प्रथम, आपको याद है। और नंदराज प्रथम ने राजधिराज है ना, राजधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक। नंदराज प्रथम ने राजधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। और राजधिराज की उपाधि में क्या की थी, धारण की थी, इसके बारे में जानकारी हमें आरंग शिलालेख से होता है। किससे तो आरंग के शिलालेख से होता है, ठीक है। नंदराज प्रथम ने राजधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, है ना, राजधिराज की उपाधि ने क्या किया था, अपनाया था। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो आरंग शिलालेख से मिलती है। देखिए इसी समय संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर 1871, ठीक है, ये क्या है, सरकारी प्रपत्र है ना, सरकारी प्रपत्र है जिसका नाम क्या है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर 1871, है ना, सरकारी कागज है। इसमें इसके पुत्र के बारे में बताया गया है, तिवरदेव और चंद्रगुप्त का उल्लेख है, ठीक। नंदराज प्रथम के पुत्र तिवरदेव और चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख कहाँ आपको मिलेगा, ये मिलेगा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर 1871 में, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि नंदराज प्रथम के जो पुत्र तिवरदेव और चंद्रगुप्त हैं, इनके बारे में उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर के 1871 से, ठीक। अब देखिए नंदराज के समय है ना, उनके दोनों भाई नाम क्या है, ईशान देव और भवदत्त रणकेसरी, ये क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि इंद्रबल इसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र में से 3 पुत्र के बारे में हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था, है ना। एक पुत्र के बारे में हम लोग इनका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो 2 पुत्र एक याद रखना, ईशान देव यहाँ तीसरे पुत्र थे, चौथे पुत्र थे भवदत्त रणकेसरी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि प्रथम पुत्र हो गए नंदराज प्रथम, और इनके 2 भाई आपको याद रखना नाम तिवरदेव और चंद्रगुप्त, ठीक है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर 1871 से। अब देखिए नंदराज प्रथम के साथ में इनके 2 भाई नाम क्या है, ईशान देव, है ना, जो खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जिन्होंने निर्माण करवाया, और एक और नाम याद रखना है भवदत्त रणकेसरी, ये क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक। और इन्हीं दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने क्या है तो पढ़ा है, ठीक। अब देखिए भवदत्त रणकेसरी जो भांडा क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उसी प्रकार ईशान देव जो है खरोद क्षेत्र में शासन कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। भवदेव रणकेसरी के बारे में क्या याद रखना है कि ये जो है भांडा क्षेत्र में है ना, जो पांडुवंशी शासन का जो क्षेत्र था भांडा क्षेत्र, वहाँ भवदेव रणकेसरी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और ईशान देव जो है खरोद क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और जब ईशान देव खरोद क्षेत्र में शासन कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने है ना लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, याद रखना है आपको। जब ईशान देव खरोद क्षेत्र में शासन कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का क्या किया तो निर्माण करवाया, ठीक। तो भवदेव वर्मन का जो शासन का क्षेत्र था वो कौन सा था तो यहाँ पे सॉरी माफ करिएगा, है ना, भवदेव, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे भवदत्त रणकेसरी के बारे में, ठीक। भवदत्त रणकेसरी, तो ये जो भवदेव है ना, ये भवदत्त रणकेसरी ये भांडा क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करते थे। और जो ईशान देव है ये कौन से क्षेत्र में शासन कर रहे थे, खरोद क्षेत्र में। अब जो नंदराज प्रथम है ना, जो नंदराज प्रथम ये जो है सिरपुर क्षेत्र में शासन कर रहे थे पांडुवंशी शासन के समय, ठीक। तो नंदराज प्रथम का शासन का क्षेत्र था सिरपुर,
भावदेव का शासन का क्षेत्र था भांडक क्षेत्र, और ईशान देव को शासन करने वाले क्षेत्र का नाम है खरोच क्षेत्र। ठीक, ये पूरी बातें किसके बारे में हुई? नंदराज प्रथम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाशय तिवर्देव। ठीक है, महाशय तिवर्देव जो है ना, इनके समय के जो शासन का काल का समय था उसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए महाशय तिवर्देव, इनके बारे में है ना, जब मैंने चालू किया था तो हल्का से इसके बारे में जानकारी आपको दिया हुआ था कि जो महाशय तिवर्देव है इनके शासनकाल का समय को जो छत्तीसगढ़ का क्या था, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए महाशय तिवर्देव ने उपाधि क्या ली थी? महाशय, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि नाम तो इनका क्या है, पांडुवंशी शासक का तिवर्देव, लेकिन उपाधि क्या की ली थी? महाशय। उनको अपने नाम के पहले क्या करते थे? लगा देते। और शिव शब्द से आपको ये शिव धर्म को मानने वाले, उपासना करने वाले, अनुयायी है ना, पूजा करने वाले ऐसे प्रतीत होते हैं, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। अब इसके साथ ही इन्होंने महाभाव की उपाधि भी ग्रहण की थी, है ना, और सकल कोषाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। किसने? तो महाशय तिवर्देव ने। और परम वैष्णव, देखिए यहाँ शिव भगवान के बारे में भी जानकारी मिली है और क्या विष्णु भगवान के बारे में भी जानकारी मिली। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, है ना, तो ध्यान रखेंगे महाशय तिवर्देव, महाशिव इनका क्या है? तो उपाधि है। और तिवर्देव ने महाशिव, महाभाव, परम वैष्णव, है ना, शिव भगवान को भी मानने वाले थे, विष्णु भगवान को भी मानने वाले थे। साथ में इन्होंने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाशिव तिवर्देव ने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी। साथ ही वो शिव भगवान और वैष्णव भगवान दोनों को क्या करने वाले थे? मानने वाले थे, उनकी उपासना करने वाले थे, उनका पूजा पाठ करने वाले थे। ठीक, यहाँ से उनसे धर्म से संबंधित चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। महाशय तिवर्देव के बारे में ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो है ना क्षेत्र का विस्तार कर उड़ीसा तक कर दिया। ठीक है, पांडुवंश का जो समय था, है ना, पांडुवंश का जो शासन का जो क्षेत्र था, जो इनकी राजधानी है ना, सिरपुर, इसको इन्होंने क्या किया? युद्ध कर करके, है ना, जो क्षेत्र है उसको क्या गए है? अधिकार करते गए। तो इन्होंने अपने जो क्षेत्र था, है ना, राजधानी का जो क्षेत्र, जो उनके शासन का क्षेत्र था, उसको बढ़ा दिया, उसका विस्तार किया और कहाँ तक लेके गए? तो उड़ीसा तक। ठीक है, तो महाशय तिवर्देव के बारे में हम क्या रखना है कि पांडुवंश का जो शासन का क्षेत्र था उसको क्या किया? इन्होंने बढ़ाया, उसका विस्तार किया और कहाँ तक ले गए? तो उड़ीसा तक। ठीक है, और महाशय तिवर्देव ने मुद्रा में स्वयं को सकल कोषाधिपति लिखा। ठीक है, महाशय तिवर्देव के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि इन्होंने मुद्रा में क्या किया? स्वयं के बारे में सकल कोषाधिपति क्या किया था? लिखवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, महाशय तिवर्देव ने मुद्रा में क्या किया था? तो सकल कोषाधिपति का नाम क्या अंकित करवाया था। मुद्रा में स्वयं को क्या कहते थे? सकल कोषाधिपति के नाम से क्या कहते थे, है ना, क्या किया? इन्होंने अपना उत्कीर्ण करवाया, नाम लिखवाया उसमें। ये स्वयं को क्या? सकल कोषाधिपति कहते थे। कौन? तो तिवर्देव। आपको याद रखना है कि सकल कोषाधिपति के नाम से पांडुवंशी शासक कौन से शासक हैं जो जाने जाते हैं? तो आपको नाम याद रखना है, महाशिव तिवर्देव। साथ में पांडु राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहलाते हैं, माने जाते हैं। कौन? तो महाशिव तिवर्देव। ठीक है, जो पांडु राजवंश है ना, पांडु वंश है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा के नाम से जाने जाते हैं, कौन? तो महाशिव तिवर्देव। ठीक, और इन्होंने अपनी राज मुद्रा में गरुड़, है, गरुड़ क्या करवाया था? उत्कीर्ण करवाया था। ठीक, तो महाशिव तिवर्देव के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि राज मुद्रा में गरुड़ इन्होंने क्या करवाया था? उत्कीर्ण करवाया था, है ना, इंपॉर्टेंट है। राजमुद्रा में गरुड़ किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो ये करवाया था महाशिव तिवर्देव ने। उसी प्रकार मुद्रा में सकल कोषाधिपति लिखवाया किसने? तो तिवर्देव ने। ठीक, अब देखिए विष्णु कुंडी माधववर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए क्या हो गए? मारे गए। कौन? तो महाशिव तिवर्देव। आपको नाम याद रखना है, विष्णु कुंडी माधववर्मन प्रथम, इससे युद्ध करते हैं। कौन? तो तिवर्देव। दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में, है ना, महाशिव तिवर्देव क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक, तो ये पूरी बातें हुई महाशिव तिवर्देव के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। अब देखिए महाशिव तिवर्देव के बारे में इतनी बातें तो हो गई, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अड़भार ताम्रपत्र। ठीक है, अड़भार ताम्रपत्र, और पहले तो याद रखना है उस जगह का नाम क्या है? अड़भार, वहीं से ताम्रपत्र जारी किया गया। कौन सा? तो अड़भार ताम्रपत्र। इसमें जो राज्य विस्तार उड़ीसा तक हुआ था, किसने किया था? तो तिवर्देव ने। इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो महाशिव तिवर्देव जो राज्य का विस्तार उड़ीसा तक करते हैं, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अड़भार ताम्रपत्र से। साथ में एक चीज़ याद रखना है कि अड़भार ताम्रपत्र संबंधित किससे? तो महाशिव तिवर्देव से। उसी प्रकार देखिए इसमें एक जानकारी हमें क्या मिली? राज्य विस्तार से संबंधित, जिसमें राज्य का विस्तार इन्होंने कहाँ तक किया? तो उड़ीसा तक किया था।
उसके बारे में तिवर देव ने उत्कल मंडल को स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? अल्हार ताम्रपत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देखना, महाशिव तिवर देव जो है इनको उत्कल मंडल के स्वामी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? तो अल्हार ताम्रपत्र से। उत्कल मंडल कहने का मतलब क्या है जी? जब इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? उड़ीसा। उड़ीसा को उस समय क्या कहते हैं? तो उड़ीसा जो उत्कल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उत्कल कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए उड़ीसा के बारे में बात हो रही है। तो अल्हार ताम्रपत्र से हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखने मिली कि तिवर देव को क्या उत्कल मंडल के स्वामी के नाम से भी जाना जाता था, और साथ में इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? तो उड़ीसा तक किया था। ठीक, ये हो गई अल्हार ताम्रपत्र के बारे में। अब हम लोग राजिम और बालोद ताम्रपत्र से देखते हैं कि तिवर देव का जो पराक्रम को उल्लेख किया गया है। राजिम और बालोद ताम्रपत्र के भी संबंधित किससे है? तो महाशिव तिवर देव से संबंधित है। राजिम और बालोद के ताम्रपत्र में महाशिव तिवर देव के जो पराक्रम है ना, जो युद्ध करने की जो निष्ठुरता है ना, जो इनका साहस था, पराक्रम था, जो पराक्रम दिखाते थे उन्होंने, उसके बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया है? वह उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी राजिम और बालोद ताम्रपत्र से। ठीक, और राजिम ताम्रपत्र में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि महाशिव जो तिवर देव है इनको परम वैष्णव की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की। ठीक है, राजिम ताम्रपत्र से यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिला कि जो परम वैष्णव की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तिवर देव ने। ठीक है, तिवर देव ने परम वैष्णव की उपाधि ग्रहण की थी, इसके बारे में जानकारी हमें राजिम के ताम्रपत्र से मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 3 ताम्रपत्र देखने को मिला। ठीक है, तो महाशिव तिवर देव के समय के शासनकाल का 3 ताम्रपत्र को याद रखना है। तो राजिम से, दूसरा है बालोद से, तीसरा गोंडा और रायगढ़ से। ठीक, गोंडा कहाँ है? तो गोंडा नाम का स्थान है रायगढ़ से। देखिए महाशिव तिवर देव है ना, इसके बारे में जो 3 ताम्रपत्र है इसके बारे में देखिए, एक राजिम से हमें जानकारी मिलती है, बालोद से और गोंडा रायगढ़ से। राजिम, बालोद और गोंडा रायगढ़ से जो ताम्रपत्र मिले हैं इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? महाशिव तिवर देव के बारे में जानकारी। चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन और कर लेते हैं, है ना। देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से है ना, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। इसमें जितनी भी बातें हैं सब परीक्षा दृष्टिकोण से जुड़ी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले पांडुवंश में आपको याद रखना है राजधानी, है ना। राजधानी है सिरपुर, और पांडुवंश के समय सिरपुर को चिन्हांगतपुर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये कि पांडुवंश जो है सरपुरी वंश के सामंत थे। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है कि आदिपुरुष, पांडुवंश के आदिपुरुष के नाम से उदयन, है ना। उदयन को क्या है? पांडुवंश के संस्थापक कलंजर के लेख के अनुसार माना जाता है। ठीक, साथ में वास्तविक संस्थापक और छत्तीसगढ़ में संस्थापक जो इंद्रबल थे उनके बारे में याद रखना है। ठीक है, और पांडुवंश के प्रतापी शासक महाशिव तिवरदेव और महाशिव बालार्जुन। आज हमने आज की वीडियो में महाशिव तिवरदेव के बारे में पढ़ा है। इसके बाद कल एक और वीडियो आएगा, है ना, पार्ट 2, उसमें कोशिश करेंगे पांडुवंश पूरी तरीके से खत्म कर दें। ठीक है, और उसमें हम आगे के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? महाशिव तिवरदेव के बारे में पढ़ा है। महाशिव बालार्जुन के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाशिव बालार्जुन का समय है। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल का समय जो महाशिव तिवरदेव के बारे में, तो तिवरदेव के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ मंदिरों के निर्माण कला में स्थानीय राजवंश पांडुवंश का क्या था, है ना, इनका विशेष सहयोग आपको देखने को मिलेगा। निर्माण, इन्होंने मंदिरों का निर्माण, है ना, स्थानीय राजवंशों ने अच्छे से किया था। ठीक, अब देखिए उद्यान के बारे में मैंने पहले बताया कि छत्तीसगढ़ इसको आदिपुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जानकारी कहाँ? तो कलंजर अभिलेख से आपको मिलेगा। ठीक है, पांडुवंश के संस्थापक कहे जाते हैं कलंजर अभिलेख। उसके इंद्रबल के नाम से आपको एक चीज़ और याद रखने की, इनको घोरकबल के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम है लोक प्रकाशा कौशल राजकुमारी। ठीक है, साथ में छत्तीसगढ़ के पांडुवंश और सोमवंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, पांडुवंश और सोमवंश दोनों एक ही हैं। इसके बारे में इस वीडियो में आप, है ना, थोड़ी देर देखिए, मैं पहले बताया था, उसको देखेंगे। साथ ही ये सरपुरी शासक सुदेवराज के सामंत थे, है ना। और इसके 3 पुत्र ईशान देव, और चौथे पुत्र भौदत्त रणकेसरी, और पहले पुत्र नंदराज प्रथम। 3 पुत्र के बारे में लिखना है। ईशान देव के बारे में उल्लेख हमें खरोद के शिलालेख से मिलता है ना। खरोद के शिलालेख मतलब लक्ष्मणेश्वर मंदिर में जो शिलालेख है उसके बारे में। साथ में जो खरोद शिलालेख है ना, इसमें लक्ष्मणेश्वर मंदिर के निर्माण से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो ईशान देव है इन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, इसी को ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने की परंपरा है, जिसके कारण इसको लाखाचल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चौथे पुत्र भौदत्त रणकेसरी के बारे में जानकारी क्या आती है कि भांदक शिलालेख से संबंधित है ये, है ना। भौदत्त रणकेसरी के बारे में जानकारी भांदक शिलालेख से मिलती है। ठीक है, और देखिए इंद्रमल ने ही दक्षिण कौशल में पांडुवंश की स्थापना की थी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि खरोद जो शहर है, नगर है, इसको इंद्रमल ने बसाया था, जबकि खरोद के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो ईशान देव ने। ये बातें किसके बारे में हो गई? इंद्रमल के बारे में। नंदराज प्रथम के बारे में याद रखना है कि राजधिराज
आरंग शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने क्या किया था, इसकी उपाधि ग्रहण की। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इनके दो भाई है ना, नाम है ईशान देव और भवदत्त रणकेसरी। तो भवदत्त जो भांडक क्षेत्र में शासन कर रहे थे और ईशान देव जो खरोद क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ईशान देव जब खरोद क्षेत्र में शासन कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने खरोद का जो लक्ष्मीश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और नंदराज प्रथम जो है ना, ये सिरपुर क्षेत्र में शासन करते थे। ये बातें यहाँ तक इनके बारे में हो गई, नंदराज प्रथम के बारे में। और महाशिव तिवर्देव के बारे में एक चीज़ याद रखना, इन्होंने सकल कोषाधिपति है ना, इसकी क्या की थी, उपाधि ग्रहण की थी। सकल कोषाधिपति को विशेष रूप से याद रखेंगे, वैसा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने पांडु वंश को उड़ीसा तक विस्तार किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुद्रा में स्वयं को सकल कोषाधिपति कहा करते थे तिवर्देव। राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली है ना, पांडु राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है कौन, तो महाशिव तिवर्देव। ठीक, और राजमुद्रा में गर्व उत्तीर्ण करवाया किसने, तो महाशिव तिवर्देव ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विष्णु कुंडिक माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए क्या हो गए, मारे गए थे। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए तिवर्देव के बारे में आगे कुछ चीज़ें याद रखनी है। अर्धार्थम पत्र से है ना, इनके जो राजदेव विस्तार है उड़ीसा तक किया गया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही तिवर्देव को उत्कल मंडल का स्वामी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों चीज़ों को याद रखिए। राजीव को बालो तामपत्र से तिवर्देव के पराक्रम के बारे में जानकारी मिलती है ना। और उसके बाद 3 तामपत्र जो तिवर्देव से संबंधित आपको याद रखना है, राजीव का तामपत्र, बालोद का तामपत्र और मुंडा का तामपत्र, जो कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, आज जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसकी पहले वाले वीडियो में देखिए, सारा पूरी वंश को 2 वीडियो में उन्होंने खत्म किया था। ठीक है, ये जो है पांडु वंश के बारे में है, आज इसका पहला पार्ट है, कल इसका दूसरा पार्ट आएगा। कोशिश करेंगे कल ये वीडियो, कल जो पांडु वंश है क्या हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। जितनी चीज़ें परीक्षा को देखते हुए जरूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताया है ना। तो आप इतनी चीज़ों पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, इतनी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि पेपर में पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में फिर है ना, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आइए। हम लोग छत्तीसगढ़ में और क्या पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के सहयोग के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सहयोग, छत्तीसगढ़ की भागीदारी, तो नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी। चलिए आज की क्लास यहीं करते हैं।